नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर देश की राजनीति दो खेमों में बटी हुई है। एक खेमा एनडीए है, जिसका मकसद एक बार फिर से मोदी सरकार को सत्ता में वापस लाना है, जबकि दूसरा गठबंधन है विपक्षी पार्टियों का, जिसकी मुहिम नीतीश कुमार ने शुरू की और अब वो इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी कि 24 की लड़ाई कांटे की होगी, ये हर कोई मानता है। शायद बीजेपी भी इस बात को समझती थी, इसलिए उसने भी एनडीए की बैठक बुलाई। 38 राजनीतिक पार्टियां उस बैठक में शामिल हुई और सबसे ज्यादा चर्चा उस बैठक में बिहार की राजनीति की हुई, क्योंकि पहले से पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री थे। भतीजे के साथ उनका झगड़ा किसी से छिपा नहीं, लेकिन चिराग पासवान की जिस तरीके से एंट्री हुई और खुद पीएम मोदी ने जिस तरीके से उन्हें गले लगाया, उसके बाद ये हर कोई मानता है कि अब एनडीए के अंदर चिराग पासवान का कद भले ही वो मंत्री ना हो, लेकिन चाचा से बहुत ऊपर है। और सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है जनाधार, क्योंकि माना जाता है कि पासवान वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है। लेकिन केवल पासवान वोट बैंक के सहारे तो बिहार में चुनाव जीत नहीं पाएंगे। ऐसे में अन्य राजनीतिक समीकरणों पर भी बीजेपी को काम करना है। इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के साथ आ चुके हैं। जीतन राम मांझी भी अब एनडीए के साथ आ चुके हैं। और आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि पिछले कुछ समय से बीजेपी बिहार में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में लगी है, ताकि जो ये नया इंडिया गठबंधन बना है, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है, उसकी चुनौती 24 में बीजेपी के सामने ज्यादा बड़ी बनकर न दिखाई दे। इसलिए बीजेपी उस हर पहलू पर काम करने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत उसके पास कुछ ना कुछ वोट बैंक या तो आ जाए, या फिर जो वोट बैंक का समीकरण उनके पास है वो टूटे नहीं। पासवान परिवार को अपने साथ एक करके लाने की कोशिश भी यही थी कि पासवान वोट बैंक टूटे नहीं। इसी तरीके से अब बीजेपी कुशवाहा वोट बैंक को भी अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक तस्वीर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद बहुत सारे लोग ये भी चर्चा करने लगे कि क्या एनडीए के अंदर उपेंद्र कुशवाहा के कद को बीजेपी कम करने की कोशिश में लग गई है। क्या बीजेपी अब ये चाहती है कि उपेंद्र कुशवाहा उनके ऊपर सीट के शेयरिंग को लेकर ज्यादा दबाव ना बना पाए, इसलिए नए चेहरे को भी सामने लाने की कोशिश में लग गए हैं। और उनके खिलाफ जो सबसे ज्यादा बोलते थे, आखिरकार उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों मुलाकात की और अंदर खाने क्या बात हुई होगी। हम चर्चा कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा की। नागमणि कुशवाहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात के बाद ये चर्चाएं छिड़ी जरूर हैं, लेकिन बहुत लोग इसे ज्यादा तूल देने की कोशिश में भी नहीं है। उनका मानना है कि नागमणि कुशवाहा के पास अब वो वोट बैंक का जनाधार नहीं है कि वो किसी का बुरा कर सकते हैं और किसी के लिए भला कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार जब ये जनाधार उनके पास है नहीं, तो बीजेपी उनको अपने साथ लाना क्यों चाहती है, या बीजेपी उनके साथ मुलाकात करके उनको भाव देने की कोशिश क्यों कर रही है। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या नागमणि कुशवाहा बिहार में बीजेपी के लिए एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। नागमणि कुशवाहा का बीजेपी के साथ आना उपेंद्र कुशवाहा के लिए कितना बड़ा समस्या होगा, कितनी बड़ी मुसीबत होगी, ये कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी सबसे पहले वो अपने राजनीतिक वोट बैंक के समीकरण को एकजुट रखने की कोशिश में है। चाचा भतीजे का मिलान भी इसी कारण से हुआ है, और यही कारण है कि नागमणि कुशवाहा को भी अपने साथ रखने की कोशिश हो रही है। हम आपको इस के पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण है वो आज बताने जा रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के पीछे
क्या वजह समझना बहुत जरूरी होता है। 24 की लड़ाई कांटे की होगी। बहुत लोग मानते हैं कि अगर 1 to 1 फाइट हुई तो ऐसे में बीजेपी जो आसानी से सीटों को जीत लेती थी वहां पर भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर थोड़े बहुत वोट का मार्जिन भी इधर से उधर हुआ तो जीत और हार बन सकता है। किसी के लिए जीत तो किसी के लिए हार, और बीजेपी इन्हीं तमाम छोटी छोटी चीजों पर काम कर रही है। नागमणि कुशवाहा जो कि 1999 में चतरा लोकसभा से सांसद बने, अब चतरा झारखंड के अंतर्गत आता है, और उसके बाद वाजपेयी सरकार में मंत्री भी बने। फिर जनता दल यूनाइटेड में भी रहे, लोक जनशक्ति पार्टी में भी रहे, आरजेडी में तो रहे ही हैं, इसके अलावा एनसीपी में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे। कई राजनीतिक पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है। खुद की भी पार्टी चलाई थी, फिर पार्टी बनाई है। तो लगभग 11-12 राजनीतिक पार्टियों में रहने के बाद अब उनकी राजनीतिक जमीन बस इतनी बच गई है कि वो चुनाव लड़ लेते हैं। लेकिन चुनाव में उनका हश्र भी बहुत बुरा होता है, क्योंकि जब दो धड़ों की लड़ाई होती है तो उसमें ज्यादा महत्व इन चेहरों का नहीं होता है। लेकिन जब दो धड़ों की लड़ाई में यह चेहरा किसी एक धड़े के साथ नजर आए तो फिर इसका महत्व जरूर बढ़ता है। और नागमणि कुशवाहा वही चेहरा है जो एक धड़े बीजेपी के साथ आएंगे तो इनका भी महत्व बढ़ेगा और बीजेपी का भी फायदा होगा। फिलहाल नागमणि कुशवाहा अपनी एक पार्टी चलाते हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। 2021 में इस पार्टी का फॉर्मेशन उन्होंने किया था और उसके बाद इस पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। हाल के समय में उपेंद्र कुशवाहा को दमभर गाली देते नजर आए, उनके खिलाफ खूब बोलते नजर आए, लेकिन कोशिश में शायद इसी मकसद के जरिए वो रहे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष करके महागठबंधन को खुश कर सके। शायद नहीं कर पाए तो अब उपेंद्र कुशवाहा पे थोड़ा कम बोलते हैं और बीजेपी के साथ नजर आते हैं। नागमणि कुशवाहा पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यही इनकी एक लौती पहचान नहीं है। ये जिनके बेटे हैं उनकी जयंती आज भी तमाम बिहार की राजनीतिक पार्टियां मनाती हैं और उनके नामों का बखान करती हैं, उनके कामों का बखान करती हैं। और वो नाम है बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव प्रसाद। जगदेव प्रसाद अपने समय में बिहार की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण थे, किसी से छिपा नहीं। कुशवाहा समुदाय के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर थे और आज भी उनका गुणगान किया जाता है, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो। कोई इनके नाम को छोड़कर राजनीति नहीं करता है। लेकिन वर्तमान के समय में उपेंद्र कुशवाहा ने वो अपना एक चेहरा बनाया है जो कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ रखता है। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी उसी समुदाय से आते हैं। तो कुशवाहा वोट बैंक को अपने पास लाने के लिए बीजेपी के पास सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा है। लवकुश समीकरण जेडीयू का था, जिसमें से कुछ समीकरण के टूटने की बात तो अब देखने को मिल रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, बिहार की राजनीति को जाति में इतना बांट दिया है जिसको समेटना किसी के लिए भी आसान नहीं। हर जाति में से किस जाति को पिछड़ा में डालना, किस जाति को अति पिछड़ा में डालना, ये केवल आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। कहीं भी दूसरे राज्य में ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। दलित को महादलित में बांट दिया, पिछड़ा को अति पिछड़ा में बांट दिया। इसके अलावा जाति के अंदर भी उपजातियों को अलग अलग कर दिया ताकि एक प्रभाव नीतीश कुमार का उन जातियों पर रहे। और यही एक बड़ी समस्या सामने है बीजेपी की कि वो नागमणि कुशवाहा को थोड़ा बहुत भाव दे रही है। नागमणि कुशवाहा जिस समुदाय से आते हैं वो अक्सर कुशवाहा समुदाय का उपजाति कहा जाता है, वो है दांगी जाति। बिहार में कुशवाहा समुदाय की जो कुल संख्या है वो लगभग 5.5% के आसपास बताई जाती है और इस 5.5% में लगभग 1.5% की जो आबादी है वो दांगी समुदाय की है, जो कि खासकर बिहार के 5 जिलों में आपको देखने को मिलेंगे। उन 5 जिलों की बात करें तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और सासाराम, और इन 5 जिलों के अलावा 4 लोकसभा सीट जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं, वहां पर इनकी अच्छी खासी संख्या है। वो 4 सीटें हैं औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और काराकाट।
काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा पहले भी सांसद रहे हैं, एक बार फिर से सांसद बनने की कोशिश में है, 24 में चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी चर्चा है। लेकिन इन 4 सीटों में से 3 सीट गया, जहानाबाद और काराकाट पर जेडीयू का कब्जा है। जेडीयू का लवकुश समीकरण चलता था, लेकिन अब उनके साथ नहीं है, ऐसा दावा उपेंद्र कुशवाहा करते हैं कि कुछ समुदाय उनसे टूट गया है। लेकिन दांगी समुदाय 5.5% में से अगर 1.5% निकाल दे तो कुशवाहा समुदाय की संख्या बचेगी 4%, और वो 1.5% इन 4 सीटों पर हार और जीत का फैक्टर साबित हो सकता है। इसलिए नागमणि कुशवाहा को बीजेपी अपने साथ लाने में जरा भी गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि इन 4-5 सीटों पर नागमणि कुशवाहा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन नागमणि कुशवाहा अगर आएंगे तो सवाल ये भी उठता है कि क्या वो केवल बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे या फिर अपना भी कुछ वो फायदा देखेंगे। खबर है कि वो चाहते हैं कि काराकाट की सीट उन्हें दे दी जाए, वो चुनाव लड़े। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि कुशवाहा 2 चेहरे जब खड़े हों बीजेपी के सामने और किसी एक को चुनना है तो वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी कहीं भी कोई कोताही नहीं बरतेगी। ऐसे में नागमणि कुशवाहा के सामने जो खबर है उसके अनुसार बीजेपी ने एक ऑफर रखा है, और वो ऑफर है कि सबसे पहले आप अपने पार्टी का बीजेपी में विलय कीजिए और उसके बाद 24 के चुनाव में दमखम के साथ बीजेपी के साथ काम कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम कीजिए, उनके खिलाफ मत बोलिए, और आपको इसका लाभ हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में जरूर देंगे। यानी कि कुर्था की सीट जहां पर उनके पिता जगदेव प्रसाद भी चुनाव लड़ते रहे, ये भी लड़कर विधायक बने, इनकी पत्नी भी वहां से चुनाव लड़ी हैं, तो उस सीट की बात जरूर कही जा रही है। ये भी खबर है कि इनके अलावा इनकी पत्नी को भी 25 में कहीं ना कहीं से मैदान में उतारने की चर्चा है। तो 24 के चुनाव में बीजेपी इनको मैदान में उतारे इसकी संभावना कम है अगर ये बीजेपी के साथ आते हैं, लेकिन 25 में इनका राजनीतिक कद बढ़ सकता है और इसकी चर्चा जरूर चल रही है। एक बात यह है कि अगर नागमणि कुशवाहा आते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा की चिंता थोड़ी बढ़ेगी कि एनडीए के अंदर क्या उनका कद कहीं छोटा ना हो जाए। लेकिन बीजेपी का ऐसा कोई मकसद देखने को नहीं मिल रहा है। उनका एक मकसद है कि छोटे छोटे पहलुओं पर काम करना, थोड़े बहुत वोट का असर भी अगर कोई दे सकता है तो उसका इस्तेमाल करना, उनको अपने साथ लाना। और नागमणि कुशवाहा अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो एक दांगी वोट बैंक जो कि जिसके टूटने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है कि कुशवाहा वोट बैंक में ये अपना एक अच्छा जनाधार रखते हैं और ये समुदाय अति पिछड़ा में आता है। नीतीश कुमार ने इसे अति पिछड़ा में डाल दिया है, तो इसलिए कहीं नीतीश कुमार का इस पर प्रभाव न पड़ जाए, इसलिए नागमणि कुशवाहा का इस्तेमाल उस चेहरे के तौर पर करके बीजेपी 24 के लिए थोड़े बहुत वोट का और भी अपने पक्ष में इस्तेमाल करके लाने की कोशिश में लगी है। बीजेपी इसी तरह से काम करती है, छोटे छोटे चीजों पर एक बार फिर इसी तरीके से काम किया जा रहा है। देखना होगा नागमणि कुशवाहा बीजेपी के साथ आते हैं, कहां जाते हैं, आते हैं तो कितना बड़ा फैक्टर बनकर उभरते हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।